बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल पेंडुलम। ये टॉपिक मैं आपको वेव्स के टॉपिक में अगर चाहिए कोर्स आउटलाइन में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाने लगा हूँ क्योंकि पिछले साल 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि इफ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बिकम्स 4 times देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम। तो अब मेन बात ये है कि इसमें एक तो वर्ड सेकंड पेंडुलम उसने यूज कर लिया, फिर बाकी लेंथ को 4 times करने से टाइम पीरियड वैसे तो 2 times होता है, तो बीटा इसका राइट आंसर था। लेकिन चूंकि यूएचएस ने इसमें सिंपल पेंडुलम के टॉपिक को समहाउ टच किया है, तो हम इसी बेस पे ऐसा करते हैं कि इस पूरे टॉपिक को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ विद द बेसिक आइडियाज। मैं इसको बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट बेस रखने की कोशिश करूंगा, और आपने हर बात पे पूरी तरह तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है। और ड्यूरिंग लेक्चर आप कोशिश करें इंटरप्शन कम से कम, और मेरी बात को, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह आई विल मेक यू श्योर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम एक लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है। उसको हम एक स्मॉल एंगल थीटा पर डिस्प्लेस करते हैं, तो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट अ मीन पोजीशन। When it start oscillating, it oscillates with a time period of 2 pi under root length by gravity। लेंथ यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। अब लेंथ की इक्वेशन आप यहाँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किसी भी फॉर्मूला से बना सकते हैं। मैं टाइम पीरियड की इक्वेशन से लेंथ की इक्वेशन बना रहा हूँ। इट इज जी टी स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। ठीक है, इसका दोनों तरफ स्केल लेने के बाद अब मैं आपको सबसे बड़ा हिंट यहां पर एक बता रहा हूं बच्चों। सिंपल पेंडुलम में बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, जिसमें लेंथ वेरिएशन है, ग्रेविटेशनल वेरिएशन है। ये दो इंपॉर्टेंट वेरिएशन हैं। सबसे पहले अगर आपको वो लेंथ में वेरिएशन करने के बाद टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो आपने ज्यादा फोकस टाइम पीरियड पे रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज। और जो इफेक्ट टाइम पीरियड पे आएगा आप सब जानते हैं कि उसका बिल्कुल इनवर्स इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर आएगा। और अगर आपको ग्रेविटी में वेरिएशंस बताई जाएं, तो आपने फ्रीक्वेंसी को माइंड में रखना है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेट करती है ग्रेविटी से या एक्सेलरेशन से। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। यानी लेंथ के साथ रिलेट करें टाइम को, और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। इसके बाद जब हम सिंपल पेंडुलम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, तो उससे पहले जब ये अपनी मीन पोजीशन पर था तो स्ट्रिंग में टेंशन टी थी अपवर्ड। ठीक है। और जो वेट एक्ट कर रहा था वो एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड, mg। तो एट दिस वेरी बेसिक पॉइंट हमारे पास टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। बट बच्चों, जब हम इसको किसी सर्टेन एंगल पे डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वेट का कंपोनेंट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब वेट के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो एक कंपोनेंट बनता है एम जी कॉस थीटा, और एक बनता है एम जी साइन थीटा। अब वो कंपोनेंट जो टेंशन को बैलेंस करता है, रिमेंबर दैट इट इज एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज की वैल्यू के अकॉर्डिंग टेंशन इज मैक्सिमम एट, तो टेंशन बच्चों मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे थीटा जीरो बनेगा। और टेंशन इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर जो थीटा है वो ग्रेटर होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर टेंशन मिनिमम होगी। तो यहां पर हमने इस स्लाइड में डील कर लिया एम जी कॉस थीटा को। अगली स्लाइड में हम ये बात करते हैं कि वेट का वो कौन सा कंपोनेंट है जो एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एम जी साइन थीटा जो है वो एक्ट करता है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब चूंकि इसमें साइन फंक्शन आ गया है, तो साइन फंक्शन की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये मिनिमम होगी किस पे, मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पे एंगल जो है वो ग्रेटर है, और साइन की ग्रेटर वैल्यू पे, ग्रेटर एंगल पे वैल्यूज भी ग्रेटर होती। और मीन पे एंगल जीरो होता है, लिहाजा साइन जीरो, 0 डिग्री, जीरो आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने दो कंपोनेंट्स को डील कर लिया इन स्लाइड्स में, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। आगे डील करते हैं, एक और आसान सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों जब एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो पूरी वाइब्रेशन में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है, लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अब दोबारा से लिखते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। अगेन आई विल मेक यू रिमेंबर या रिकॉल कि टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेविटी। आप डायरेक्ट रिलेशन के साथ चलें और उसके बाद आप अपने आंसर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ्स का पोर्शन मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम जरा आसान काम कर लें। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास फिल वक्त टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज हैं, हम इनको ओरिजिनल टाइम पीरियड और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर मुझसे कहा जाए कि हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ को कर दिया है डबल, ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये टी डैश 2 पाई अंडर रूट लेंथ को कर दिया है डबल, तो यहाँ पे 2l आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी। अब आपने इस 2 को अलग कर लेना है यहाँ से, ये एज अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और बाकी फॉर्मूला बचेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ये जो सारा फॉर्मूला ब्रैकेट में आ रहा है ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब है कि लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। अब जब मुझे ये आंसर बताना आ गया कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स, तो मेरे लिए फ्रीक्वेंसी बताना कितना मुश्किल है। जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अंडर रूट 2 टाइम्स कम होगी। तो ये डबल हो गया, क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, हाफ का मतलब उसको हाफ करना, क्वार्टर का मतलब 1/4 टाइम्स करना। तो अगर लेंथ को क्वाड्रपल करते हैं यानी 4 टाइम्स करते हैं तो टी डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ टी। अब अंडर रूट 4 आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 2 के, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। टाइम पीरियड डबल हो जाएगा तो बच्चों फ्रीक्वेंसी पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस मैंने सॉल्व कर दिए, ये दो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मुझे ओके रिपोर्ट देते हैं सब बच्चे मैसेज में कि आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दैट्स गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वेरिएशन विद लेंथ में। तो यहाँ पे आपको एक वाटर कैन लटका हुआ नजर आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या समझाना, देखिए बच्चों पहले तो दोनों फार्मूलाज को देखें। दोनों फार्मूलाज में आपको ना तो मास नजर आएगा, ना ही आपको कोई एम्पलीट्यूड जैसे एक्स नॉट है उसका कोई जिक्र मिलेगा। तो ये बात 100% अंडरस्टूड है कि मास चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड बढ़ा देने से भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें ऐसे लगता है जैसे मास चेंज हो रहा है, जबकि वो मास के क्वेश्चन होते नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक वाटर कैन है जो पूरा पानी से भरा हुआ, लेट्स से इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये पूरा पानी से भरा हुआ और ये टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा है विद अ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। लेकिन फिर वो कहता है कि कुछ ऐसा होता है कि इसके नीचे एक लीकेज स्टार्ट होती है और जैसे जैसे ये ऑसिलेट कर रहा है ये पानी इसमें से लीक आउट करता जा रहा है। अब पानी के लीक आउट करने से ऑब्वियसली कैन का मास चेंज होगा, तो हमें ये लगेगा कि जो टाइम पीरियड है वो अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, टाइम पीरियड इफेक्ट होगा। बट कैसे होगा? वजह यह है बच्चों कि टाइम पीरियड बेसिकली मास की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेंथ की वजह से हो रहा है। अब जवाब ये है कि लेंथ की वजह से क्यों हो रहा है। तो बच्चों लेंथ कहाँ तक होती है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। यहां तक पेंडुलम की लेंथ नहीं होती। जो ऑब्जेक्ट साथ हैंग कर रहा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है। तो फिलहाल ये लेंथ है। अब आप ये देखें कि जब इसमें से पानी आहिस्ता आहिस्ता लीक आउट करके पानी का लेवल कम होगा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो भी पानी के साथ साथ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
अब नीचे शिफ्ट होगा तो लेंथ थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये अभी पहला हिस्सा है कि टाइम पीरियड पहले इंक्रीज करेगा। बच्चों अब ये देखें, जब ये पानी इसमें से पूरी तरह लीक आउट कर जाएगा तो पीछे तो खाली कैन बचेगा। अब खाली कैन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, खाली कैन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसके बिल्कुल अपने सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था, अब वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, लेंथ फिर से कम हो जाएगी, टाइम पीरियड दोबारा से कम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल का आंसर आएगा कि अगर एक बॉब में से, ये सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम के बॉब में से वाटर या मर्करी के साथ भी ये क्वेश्चन आता है, लीक आउट करना शुरू कर जाए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द टाइम पीरियड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो ओके रिपोर्ट दे देंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके दैट्स गुड। अब लेंथ की वेरिएशन में ही हम आ जाते हैं परसेंटेज इंक्रीज पर। ये वाला फॉर्मूला ज़हन में रख लें, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। और मैंने उसमें आपको पूरे वो डिजिट्स बताए थे कि अगर मोमेंटम में 10% इंक्रीज आता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट आएगा, 21% एंड सो ऑन। खैर मैं इसको दोबारा भी रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दो तरह की चीजों को समझें। एक चेंज बच्चों टाइम पीरियड में दी गई है, फॉर्मूला में यहाँ लिख रहा हूँ एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। वो कहता है कि टाइम पीरियड इंक्रीज बाय, अब ये जो परसेंटेज इंक्रीज है ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज है। कितने परसेंट, 0.1%। और दूसरी तरफ परसेंटेज इंक्रीज है 10%। बच्चों वो परसेंटेजेस जो 10 से कम है या नियर टू द जीरो वैल्यू है, उनके लिए आपने परसेंटेज को कैसे डील करना। अगर आपसे कहा गया है लेंथ इंक्रीज बाय जीरो, टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 0.1%, देन लेंथ इंक्रीज बाय, तो देखें एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, आपने लिखना है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू, ये जो टाइम की पावर है इसको आपने नीचे उतार लेना है और ब्रैकेट में लिखना है परसेंटेज इंक्रीज या चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो टू लिखा रहेगा, टाइम में कितना परसेंटेज इंक्रीज दिया, 0.1%। तो लेंथ कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी, 0.2%। ये तरीकेकार है उन परसेंटेजेस को डील करने का जो लेस देन 10% है या नियर टू द वैल्यू ऑफ जीरोज है। पावर नीचे आ गई, अब वो टाइम में कह देगी जी टाइम में 0.4% चेंज आया है, तो लेंथ में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4%। ये वाला कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ आ गया है तो ओके रिपोर्ट रही। ओके, तो अब इसको यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि जो लेंथ में इंक्रीज आएगा वो 0.2% आएगा, और ये कैसे आया है, 2 टाइम्स ऑफ 0.1% से। अब आ जाती है बात उन परसेंटेज चेंजेस की जिनके फॉर्मूलाज हमने पहले भी पढ़े हैं, 10, 20, 30, 40। तो मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। फॉर्मूला था ई प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और मैंने कहा था मोमेंटम में चेंज अगर पूछा हो, ये जो स्मॉलर वैल्यूज वाला फॉर्मूला है, ये स्मॉलर वैल्यूज वाला, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए सेम है। अगर वो कहे टाइम पीरियड इंक्रीज किया है तो भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो कहे टाइम पीरियड डिक्रीज किया है तब भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज नहीं होगी, लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ये फैक्ट ध्यान में रखना, इट इज सेम फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ई प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के लिए आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताया था 2n प्लस एन स्क्वेयर बाय 100%। ठीक है, अब वो कहता है कि ई की जगह आप लिख दें लेंथ और पी की जगह लिख दें टाइम, तो एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। तो अब देखें, अगर वो आपसे कहे कि टाइम पीरियड 10% इंक्रीज हुआ है तो लेंथ कितनी इंक्रीज हुई होगी, तो आपने 2 और एन की जगह पे लिखना है 10, एन स्क्वेयर मतलब 10 स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 100/100%, तो योर आंसर वुड बी 21%। ये सेम उसी टेबल वाला आंसर आ गया जो मैंने आपको वर्क एनर्जी में समझाया था। तो 10% इंक्रीज से लेंथ कितनी बड़ी होगी? 21। 20 से ये बड़ी होगी 44%, 30 से बढ़ती है 69%, और 40 से बढ़ती है 96%। तो ये परसेंटेज इंक्रीज वाले कॉन्सेप्ट्स, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट, स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यूज वाले समझ आ गए हैं, तो जस्ट गिव मी एन ओके रिपोर्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड पेंडुलम पे। लेकिन 200% हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे 200 लिखें, ठीक है, और 200 से 800 आंसर आ जाएगा। ये देखें, 2 n की जगह 200 लिखें, प्लस n स्क्वेयर, अगर 200 का स्क्वेयर लेना मुश्किल है तो 200 को 2 मरतबा लिख लें, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस, अब यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो रहे, 200 × 400, टोटल कितना आ गया? 800%। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है एंड यू विल गेट द राइट आंसर्स। अब सेकंड पेंडुलम तो आ गया, लेकिन सेकंड पेंडुलम जो है बेटा 10 के मल्टीपल्स के अलावा अगर आएगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें, बट फिर वो कैलकुलेटर यूज पे चली जाएगी बात, आपको सवाल वही आएगा जो कैलकुलेटर के बगैर हल होता हो, जिसकी पॉसिबिलिटी कैलकुलेटर के बगैर भी मुमकिन हो, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम से पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम को। अब सिंपल पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो। तो बच्चों सेकंड पेंडुलम क्या होगा? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। सिंपल पेंडुलम वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो, क्योंकि 1/1 ही बनेगा। लेकिन जो सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसकी टाइम फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो, यानी टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। अब बात आती है लेंथ की। सिंपल पेंडुलम की लेंथ आपने याद रखना है 25 सेंटीमीटर का फिगर। असल में ये 25 से कुछ कम होती है, 24.5 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। बट आप अपनी आसानी के लिए याद रखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ को अगर हम 4 टाइम्स कर दें, यानी 100 सेंटीमीटर कर दें, तो बच्चों ये हमारे पास लेंथ आएगी किसकी? सेकंड पेंडुलम की। एक्चुअल में ये 99.6 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती। तो ये दो फर्क आपने दोनों पेंडुलम्स में समझने हैं। इन वैल्यूज को जरा देखें, नोट करें, ठीक है। तो ये फर्क है सिंपल में और सेकंड पेंडुलम में। दोनों के टाइम पीरियड्स डिफरेंट हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, और दोनों की लेंथ्स भी डिफरेंट है। देखे ना, कहते हैं ना कि अगर हमने टाइम पीरियड को डबल करना है, ये देखें, टाइम पीरियड को डबल करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? T = 2 पाई √L/G। अब टाइम पीरियड डबल करने का मतलब है लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाओ। तो मैंने 25 को 4 टाइम्स बढ़ा के 100 सेंटीमीटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टाइम 1 से 2 हो गया, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया? डबल हो गया। इसके बाद एक सवाल आ जाता है कि एक दिन में जो सिंपल पेंडुलम है वो कितनी दफा ऑसिलेट करेगा, और जो सेकंड पेंडुलम है वो कितनी दफा ऑसिलेट करेगा? तो बच्चों एक दिन का मतलब है 24 घंटे। 24 घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400 सेकंड्स। तो सिंपल पेंडुलम का चूंकि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, लिहाजा वो 86,400 मरतबा ऑसिलेट करेगा। लेकिन सेकंड पेंडुलम तो ऐसे है कि जब जमीन पे 2 सेकंड्स गुजरेंगे तो इसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इस वैल्यू से हाफ टाइम वाइब्रेट करेगा, ये करेगा 43,200 टाइम्स। तो एक सेकंड पेंडुलम एक दिन में 43,200 टाइम्स ऑसिलेट करेगा, और एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 86,400 मरतबा ऑसिलेट करेगा। यहां तक बच्चों हमारे पास ऑलमोस्ट लेंथ वेरिएशंस और सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। अब आते हैं हम ग्रेविटी वेरिएशंस पर। फ्रीक्वेंसी को अब आपने ज्यादा फोकस करना है।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेविटी वेरिएशन में इक्वेटर और पोल्स की, तो ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर्स। ठीक है, अब पहले इन दो सवालों पे ध्यान देते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट, मोशन ऑफ पेंडुलम विल बी फास्टेस्ट। तो जो स्लोएस्ट का ताल्लुक है कम फ्रीक्वेंसी के साथ, फास्टेस्ट का ताल्लुक है ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी कहाँ कम होगी? जहां ग्रेविटी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा होगी? जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो अब पहले तो दोबारा से माइंड में क्लियर कर लें कि ग्रेविटी एट पोल्स ग्रेटर होती है ग्रेविटी एट इक्वेटर से। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, यानी इक्वेटर पे पेंडुलम का मोशन स्लोएस्ट होगा और पोल्स पे ये मोशन फास्टेस्ट होगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी हाईएस्ट। अब फ्रीक्वेंसी वहीं पर हाई होगी जहां पर ग्रेविटी हाई होगी और ग्रेविटी पोल्स पे हाईएस्ट है। और स्लोएस्ट कहां पे होगी? इक्वेटर्स पे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी डैश एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? जीरो। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और जहां फ्रीक्वेंसी जीरो होगी टाइम पीरियड जीरो नहीं होगा, टाइम पीरियड 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होगा। गुड, शाबाश। तो फ्रीक्वेंसी जीरो और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये स्लाइड समझ आ गई है, तो गिव मी द ओके रिपोर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस में पेंडुलम इन एलिवेटर के केसेस आते हैं बच्चों। तो देखो, वही चंद केसेस जो हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़े थे कि एलिवेटर रेस्ट पे है, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो एट रेस्ट पे है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही होगा जो आप पढ़ते हो, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट जी प्लस ए डिवाइडेड बाय एल। अपवर्ड के लिए जी प्लस ए आएगा, डाउनवर्ड के लिए 1/2 पाई अंडर रूट जी माइनस ए डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। और फ्री फॉल बच्चों वो कंडीशन है जहां पे ए इज इक्वल टू जी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी माइनस जी बाय एल, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फ्री फॉल में? जीरो। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो अब पहले तो ये फॉर्मूलाज आपके जहन में हो जाएंगे। एक्सेलेटिंग अपवर्ड में प्लस का साइन आता है, डाउनवर्ड में माइनस का साइन आता है, और फ्री फॉल कंडीशन में याद रखना ग्रेविटी जीरो तो फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन सवालों को हल करने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। एक आइडिया मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर पहला केस है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड का। फॉर एग्जाम्पल एक लिफ्ट है, वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है 3g से, तो उसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, अब फॉर्मूला लगेगा ये वाला, g प्लस 3g डिवाइडेड बाय एल। एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 4g बाय एल। ये जो अंडर रूट 4 है ये 2 बन के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट्स में बचेगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना जो ब्रैकेट्स में लिखा है, ये सारे का सारा फॉर्मूला तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई एलिवेटर अपवर्ड 3g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है तो सिंपल पेंडुलम का मोशन तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट कि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। और टाइम पीरियड के बारे में क्या बताएंगे कि उसका टाइम पीरियड पहले से हाफ हो जाएगा। ये एग्जांपल समझ आ गई है तो मुझे ओके रिपोर्ट दें कि आप बाकी तीनों एग्जांपल्स इसकी सॉल्व कर लें। जो भी फैक्टर साथ आता रहेगा आप उसको बाहर निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब केस आता है एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का। अब एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड में लेट से मैं ये वाला केस आपको सॉल्व कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट जी माइनस ए है, तो ए की जगह मैं लिखूंगा 3g/4 डिवाइडेड बाय एल। अब एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी माइनस 3g/4 का मतलब है आंसर आ जाएगा g/4 डिवाइडेड बाय एल। अब 1/√4 बाहर आ जाएगा और बाकी फॉर्मूला ब्रैकेट्स में किसका बचेगा? एफ नॉट का।
और 1/√4 बेसिकली 1/2 ही कहलाएगा। तो मैं सिंपली इस सारे झंझट में कह सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से हाफ हो जाएगी, मतलब कि इस केस में जो टाइम पीरियड है वो पहले से डबल हो जाएगा। ये भी केस समझ आ गया है तो मुझे ओके रिपोर्ट दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो दैट्स गुड। क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट है, वो जमीन के सरफेस से हाइट की बुलंदी पर है। अब इस हाइट पर जब वो जमीन के गिर्द सर्कुलेट कर रही है, इस सैटेलाइट में एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है। उस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो बच्चों ये बात याद रखें कि जो सैटेलाइट है वो एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम है। फ्रीली फॉलिंग में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? जीरो। फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी जीरो। और टाइम पीरियड इस ऑसिलेटिंग या इस सर्कुलेटिंग सैटेलाइट का क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो आपने इस हाइट पे ग्रेविटी नहीं कैलकुलेट करने रख जाना, आपने यही बात रखना है कि ऑर्बिटिंग स्पेसशिप जो है वो एक फ्री फॉल की तरह काम करती है। इस कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, अर्थ एंड मून प्रॉब्लम। ग्रेविटी ऑफ अर्थ अगर हम कहें जीई है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से 6 टाइम्स कम है, जो तकरीबन 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि जी एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने जमीन से चांद पर शिफ्ट कर दिया, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? एक सिंपल पेंडुलम की जमीन पर टाइम पीरियड टी है, चांद पे जाके टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? चांद पे जाके फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? जमीन पर जो टाइम पीरियड है सेम वैसा ही चांद पे रखना है तो क्या चेंजेस रखनी पड़ेगी? तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात देखें, कहता है अ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू मून फ्रॉम अर्थ, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी। अब चांद पर जाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? 1/2 पाई अंडर रूट ग्रेविटी ऑफ मून विच इज G/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो 1/√6 बाहर आ जाएगा और बाहर आ जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है चांद पर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी √6 टाइम्स कम होगी, जिसका मतलब है कि टाइम पीरियड √6 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसका अगला मतलब ये है कि चांद पर जाएंगे तो मोशन ऑफ पेंडुलम नेचुरली क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जमीन पे आके फास्ट होगा, चांद पे जाके स्लो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का, लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो जमीन से √6 टाइम्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू मून फ्रॉम अर्थ, टू कीप द फ्रीक्वेंसी सेम द लेंथ शुड बी। अब फ्रीक्वेंसी जी ये सरफेस ऑफ मून के लिए है, सेंटर ऑफ मून पे नहीं जाना, बस सरफेस पे रहना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट। अब चांद पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है। अगर हम चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ रहे तो हमें लेंथ को करना पड़ेगा डिक्रीज। यहां पे क्या आएगा? लेंथ शुड बी डिक्रीज। कितनी डिक्रीज? लेंथ को भी 6 टाइम्स क्या कर दें? कम। तो लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड 6 टाइम्स, तब जाके आपका जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है जमीन और चांद दोनों पे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। फिर क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि एक सिंपल पेंडुलम को कराची से मरी शिफ्ट किया गया है। अच्छा पहली बात, कराची सतह समंदर के पास है, मरी सतह समंदर से कई हजार फुट की बुलंदी पे। बुलंदी पे है मतलब ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी कम होगी तो मरी में फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि मरी में सिंपल पेंडुलम का मोशन स्लो होगा और कराची में सिंपल पेंडुलम का मोशन फास्ट होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आता है कि आप जमीन के सरफेस पर हैं एक सिंपल पेंडुलम के साथ, तो वहां टाइम पीरियड टी है। अब आप जमीन के नीचे एक बहुत गहरी माइन में चले गए हैं,
माइन वो जो पहाड़ों के खुदाई जहाँ पे की होती है, ठीक है, तो उस माइन में जाएंगे ना तो आप जमीन में इन डेप्थ चले जाएंगे। डेप्थ में जाए तो ग्रेविटी कम होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ग्रेविटी कम होगी बच्चों तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ज्यादा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ तक ग्रेविटी वेरिएशन के कॉन्सेप्ट आप बच्चों को क्लियर हो गए हैं तो मुझे जरा ओके रिपोर्ट दे दो। अब नेक्स्ट एक मजे का कॉन्सेप्ट है। ये एक ट्रेन का कैबन है जिसमें एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल से ऑसिलेट कर रहा है। सवाल आता है कि अगर ये ट्रेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो बच्चों आप मुझे बताएं क्या इस पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं बच्चों, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आपके जिम्मे लगाऊंगा सॉल्व करने के लिए। नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि अगर ये ट्रेन खुद भी एक्सेलरेट करने लग जाए अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? वो ऐसे होगा कि देखो, एक तो ये एक्सेलरेशन होगी, एक सिंपल पेंडुलम पे एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है। अब दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही हैं तो ये आएगी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ये तो बेसिकली ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर के बराबर है। तो आप इस केस में, एक्सेलरेटिंग केस में, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला लिखोगे 1/2 पाई अंडर रूट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एल। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब ओवरऑल कहें तो ये फैक्टर प्लस हो रहा है तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा, लिहाजा फ्रीक्वेंसी भी पहले से बढ़ जाएगी। सो अगर ट्रेन का कैबन एक्सेलरेट करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इवन बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों तरफ से ये इक्वली वैलिड होगा, तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बट अगर वो कहे कि ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है तो सिर्फ एक ही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बचेगी और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसके ऊपर एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसको ऑसिलेट करवाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगी या कम होगी? तो बच्चों अगेन देखो कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन का मतलब है कि एक्सेलरेशन या फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी या एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जो टाइम पीरियड है वो इसका कम हो जाएगा। इज दैट ओके? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। ठीक है, मीटिंग टाइम बस एक आध मिनट रह गया है, इसको जल्दी से ऑब्जर्व करके तो फिर मैं फाइल आपको सेंड करूंगा, आप इसके एंड वाले क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। एक इसकी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एक ये ट्रेन खुद भी एक्सेलरेट कर रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ए आर, वो बनेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। तो ट्रेन के एक्सेलरेट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होगी वो बनेगी 1/2 पाई अंडर रूट ए रिजल्टेंट बाय एल। अब ए रिजल्टेंट क्या है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। ये फैक्टर ओवरऑल दो एक्सेलरेशन पर मुश्तमिल होकर बढ़ गया है तो इसके बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा।